Now we will discuss moments. मोमेंट्स दो प्रकार के हैं. मोमेंट्स अबाउट ओरिजिन and the second one is moment about mean. तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे मोमेंट्स अबाउट ओरिजिन. मोमेंट्स अबाउट ओरिजिन. इसको हम डिनोट करते हैं म्यू आर डैश से. और ये म्यू आर डैश क्या है, इसे पढ़ेंगे आर्थ मोमेंट अबाउट ओरिजिन. आर्थ मोमेंट अबाउट ओरिजिन. सो म्यू आर डैश ये होगा एक्सपेक्टेशन ऑफ x टू द पावर r. और इसके आगे हम लिख सकते हैं समेशन फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ x टू द पावर r f ऑफ x. अगर r का वैल्यू 0 है तो आप लिखेंगे म्यू 0 डैश. इसको बोलेंगे जीरोथ मोमेंट अबाउट ओरिजिन. ये बनेगा एक्सपेक्टेशन ऑफ x रेस टू 0. अरे x रेस टू 0 यानी कि 1 हो जाएगा. और हमने चर्चा की है कि एक्सपेक्टेशन ऑफ 1 कितना होता है, 1 होता है. r का वैल्यू 1 ले लेते हैं तो ये आ जाएगा म्यू 1 डैश. यहां पर r का वैल्यू 1 रखिए तो एक्सपेक्टेशन ऑफ x टू द पावर 1 और एक्सपेक्टेशन ऑफ x होता है म्यू. यानी कि हम कह सकते हैं कि फर्स्ट मोमेंट अबाउट ओरिजिन एक्सपेक्टेशन ऑफ x होता है, यानी कि मीन होता है, मीन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन. r का वैल्यू 2 सो म्यू 2 डैश. इसे हम लिखेंगे एक्सपेक्टेशन ऑफ x. r का वैल्यू 2 रख दीजिए यहां पर, x स्क्वायर. r का वैल्यू 3 रखा सो म्यू 3 डैश एक्सपेक्टेशन ऑफ x क्यूब. एंड सिमिलरली अगर r का वैल्यू 4 है तो म्यू 4 डैश यानी कि एक्सपेक्टेशन ऑफ x टू द पावर 4. और किसी भी फंक्शन का एक्सपेक्टेशन आपको निकालना है तो आप समेशन के फॉर्मूले से इवैल्यूएट कर सकते हैं. इस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमें कैलकुलेट करना है फर्स्ट 4 मोमेंट्स अबाउट ओरिजिन. फाइंड म्यू 1 डैश, म्यू 2 डैश, म्यू 3 डैश और म्यू 4 डैश. ये कैलकुलेट करना है. तो मैं स्टार्ट करता हूं म्यू 1 डैश से. म्यू 1 डैश यानी कि फर्स्ट मोमेंट अबाउट ओरिजिन. इसको हम लिखते हैं एक्सपेक्टेशन ऑफ x. ये हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं तो इसको मैं लिख देता हूं डायरेक्ट 1. याद है आपको म्यू 2 डैश. म्यू 2 डैश है एक्सपेक्टेशन ऑफ x स्क्वायर. ये भी हमने पहले कैलकुलेट किया है. ये आएगा 3/2. अब कैलकुलेट करते हैं म्यू 3 डैश. म्यू 3 डैश होता है एक्सपेक्टेशन x क्यूब. ये दोनों क्वांटिटीज हम पहले कैलकुलेट कर चुके हैं इसलिए मैंने दोबारा कैलकुलेट नहीं किया. एक्सपेक्टेशन ऑफ x क्यूब ये होगा समेशन फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ x क्यूब इंटू f ऑफ x और p ऑफ x, जो आपकी मर्जी हो. मैंने p ऑफ x लिख दिया इस बार, कुछ नया. सो म्यू 3 डैश. यहां पर x की वैल्यूज रखी 0, 1 और 2. तो 0 का क्यूब, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब. इनमें करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज को मल्टीप्लाई कर दीजिए. टेबल में देख लीजिए ऊपर 1/4,
1/2 एंड अगेन 1/4। क्या मिला? 0। ये हो गया आपका 1/2 एंड 8/4 इज 2, तो ये आ गया आपके पास 5/2। सो एक्सपेक्टेशन एक्स क्यूब इज, एक्सपेक्टेशन एक्स क्यूब यानी कि μ3 डैश ये आया है 5/2, 5/2। आगे बढ़ते हैं, अब मुझे चाहिए μ4 डैश। सो एक्सपेक्टेशन ऑफ x to the power 4, ये होगा समेशन फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ x to the power 4 into p of x या f of x, जो आपको अच्छा लगे। 0 की पावर 4, 1 की पावर 4 और यहाँ मैंने लिखा 2 की पावर 4 यानी कि 16। इनमें करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज का मल्टीप्लीकेशन, सो 1/4, 1/2 एंड फर्दर 1/4। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, सो 0, 1/2 और 16/4 हो जाएगा 4। सो दिस विल बी 9/2। ध्यान दीजिए, ये हो गया μ4 डैश। तो हमारे पास इस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए फर्स्ट 4 मोमेंट्स अबाउट ओरिजिन क्या क्या आ गए? μ1 डैश ये आया था म्यू के बराबर यानी कि 1, μ2 डैश ये है एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर यानी कि 3/2, μ3 डैश यानी कि एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स क्यूब ये हमने अभी निकाला 5/2 और लास्ट क्वांटिटी हमने निकाली μ4 डैश यानी कि एक्सपेक्टेशन x⁴ दैट इज 9/2। तो ये चारों कंबाइन के ये हमारा आंसर है। देखिए, जब हमने वेरिएंस ऑफ एक्स का फॉर्मूला लिखा था तो क्या आया था हमारे पास? हमारे पास आया था वेरिएंस ऑफ एक्स, ये था एक्सपेक्टेशन एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स होल स्क्वायर, ये एक फॉर्मूला था। तो अगर आप ध्यान दें तो एक्सपेक्टेशन एक्स स्क्वायर यानी कि क्या है मोमेंट्स की टर्म्स में, तो एक्सपेक्टेशन एक्स स्क्वायर को मैं कह सकता हूं सेकेंड मोमेंट अबाउट ओरिजिन यानी कि μ2 डैश माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स यानी कि फर्स्ट मोमेंट अबाउट ओरिजिन यानी कि μ1 डैश, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का स्क्वायर यानी कि μ1 डैश का स्क्वायर। तो वेरिएंस ऑफ एक्स को हमने मोमेंट्स अबाउट ओरिजिन की टर्म्स में लिख दिया। तो ये क्या हुआ? दिस इज द रिलेशन बिटवीन वेरिएंस एंड मोमेंट्स अबाउट ओरिजिन। रिलेशन बिटवीन moments about origin and variance, इंपॉर्टेंट रिलेशन है बेटा, ध्यान रखिए। अब देखिए, मैं एक छोटा सा एग्जांपल कंसिडर कर रहा हूं। इफ फर्स्ट एंड second moment about origin of a discrete random variable x are one and two respectively, then find sigma standard deviation of x, then find standard deviation of x। तो अब आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। फर्स्ट एंड सेकेंड मोमेंट अबाउट ओरिजिन, किसी रैंडम वेरिएबल के फर्स्ट और सेकंड मोमेंट अबाउट ओरिजिन गिवन है 1 और 2, यानी कि क्या दिया है μ1 डैश और μ2 डैश दिया है, μ1 डैश और μ2 डैश दिया हुआ है। कितना दिया है? 1 and 2 रिस्पेक्टिवली, ये क्वांटिटीज दी हुई है। अब देखिए,
आपसे कहा गया स्टैंडर्ड डेविएशन निकालिए, लेकिन मैं कहता हूं स्टैंडर्ड डेविएशन से पहले वेरिएंस निकाल लीजिए। वेरिएंस होता है μ2 डैश माइनस μ1 डैश का स्क्वायर। तो देखिए μ2 डैश कितना है 2, μ1 डैश है 1, तो ये आया 2 माइनस 1 दैट इज 1, वेरिएंस ऑफ x। और वेरिएंस ऑफ x का स्क्वायर रूट होता है standard deviation. So standard deviation of x, that is sigma, will be square root of 1, that is plus 1. This will be our answer. ठीक है, तो ध्यान से देखिए, अगर सवाल में प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आपको डायरेक्टली दिया हुआ है तो इस डिस्ट्रीब्यूशन की मदद से आप एक्सपेक्टेशन x निकाल सकते हैं, एक्सपेक्टेशन x स्क्वायर निकाल सकते हैं, और एक्सपेक्टेशन x स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन x के होल स्क्वायर से आप वेरिएंस निकाल लेंगे, सिग्मा निकाल लेंगे। लेकिन अगर वो मोमेंट्स के बारे में बात कर रहे हैं, मोमेंट्स की टर्म्स में बात कर रहे हैं, तो वो μ1 डैश और μ2 डैश दे देंगे। तो μ1 डैश देते हैं यानी कि वो क्या दे रहे हैं आपको, दे आर प्रोवाइडिंग यू एक्सपेक्टेशन ऑफ x, एक्सपेक्टेशन ऑफ x। अगर वो μ2 डैश की बात कर रहे हैं मतलब वो एक्सपेक्टेशन x स्क्वायर की बात कर रहे हैं। तो ये दोनों क्वांटिटीज इनडायरेक्टली सवाल में दी थी, हमने यहां से इस फॉर्मूले का यूज करके वेरिएंस कैलकुलेट किया और उसका स्क्वायर रूट लेकर स्टैंडर्ड डेविएशन इवैल्यूएट किया। थैंक यू। नाउ नेक्स्ट इज मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन, इंपॉर्टेंट पार्ट है ये भी। मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन, मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन। देखिए इसको हम डिनोट करते हैं m x ऑफ t से, इस तरीके से, और ये होता है एक्सपेक्टेशन ऑफ e रेज टू tx। ध्यान से देखिए, और ऑब्वियसली फिर हम समेशन के फॉर्मूले से इसको एक्सपांड कर लेंगे। समेशन फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ x, यहां पर एक ब्लैंक स्पेस, यहां पर मैंने लिख दिया f ऑफ x, इस ब्लैंक स्पेस में आ जाएगा e रेज टू tx। ठीक, इसको मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन क्यों कहा है, क्योंकि इस फंक्शन की मदद से हम मोमेंट्स अबाउट ओरिजिन कैलकुलेट कर पाएंगे। देखते हैं, देखिए हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन था, मैं वो डिस्ट्रीब्यूशन यहां पर कॉपी कर देता हूं। इस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम कैलकुलेट करते हैं मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन। तो ये रहा फॉर्मूला, mx ऑफ t कैलकुलेट करते हैं, समेशन फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ x, फॉर्मूला लिखा हुआ है, यूज कर लेता हूं मैं। तो x की वैल्यूज है हमारे पास 0 1 2, 0 रखा तो e रेज टू 0, और उसके करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी है 1/4। फिर x का वैल्यू रखा 1, सो e रेज टू t बचेगा, प्रोबेबिलिटी है 1/2। फिर x का वैल्यू है 2, सो e रेज टू ट्वाइस t, करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी 1/4। सिंप्लीफाई करते हैं इसको, e रेज टू 0 होता है 1, सो 1/4। चलिए मैं यहां से 4 एलसीएम ले लेता हूं, तो ये आया 1, ये हो जाएगा 2 टाइम्स e रेज टू t, और ये हो जाएगा e रेज टू ट्वाइस t। सो दिस इज मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन। और भी आगे सिंप्लीफाई हो सकता है, मैं फिलहाल यहीं पर छोड़ देता हूं। तो मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन का एडवांटेज क्या है, मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन अगर है आपके पास तो मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन का आप डेरिवेटिव लेते जाइए, वहां पर t इक्वल टू 0 सब्स्टिट्यूट करते जाइए, तो आपको मिलेंगे मोमेंट्स अबाउट ओरिजिन। तो मैं यहीं पर लिख रहा हूं रिलेशन बिटवीन मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन एंड मोमेंट्स अबाउट ओरिजिन। इंपॉर्टेंट हेडिंग है, रिलेशन बिटवीन मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन एंड मोमेंट्स अबाउट ओरिजिन। ध्यान से देखिए, ये हमारा हेडिंग है।
सो मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन और मोमेंट्स अबाउट ओरिजिन, तो मोमेंट्स अबाउट ओरिजिन को हम लिखते हैं म्यू आर डैश से, और ये होगा मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन का डिफरेंशिएशन आपको लेना है आर टाइम्स विथ रिस्पेक्ट टू टी, और जो भी रिजल्ट आएगा उसमें टी का वैल्यू आपको 0 रखना है. सो यूजिंग दिस एक्सप्रेशन वी कैन फाइंड मोमेंट्स अबाउट ओरिजिन डायरेक्टली फ्रॉम मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन. मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन है अगर आपके पास तो डायरेक्टली आप मोमेंट्स अबाउट ओरिजिन इवैल्यूएट कर सकते हैं. ठीक है, देखते हैं आगे. देखिए इस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमने मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन mx ऑफ टी अभी अभी डिराइव किया था. क्या आया था, देखिए रिजल्ट आया था 1 + 2 टाइम्स e रेज़ टू टी प्लस e रेज़ टू ट्वाइस टी डिवाइडेड बाय 4, ये आया था. और इसके बाद हमने एक रिलेशन लिखा था, रिलेशन बिटवीन मोमेंट्स अबाउट ओरिजिन एंड मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन. तो आपको अर्थ डेरिवेटिव लेना है मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन का और उसमें रखना है t = 0. तो इसके क्या मायने हैं. सपोज कीजिए कि आप कैलकुलेट करना चाहते हैं μ1 डैश. सो μ1 डैश यानी कि फर्स्ट मोमेंट अबाउट ओरिजिन. तो ये क्या बनेगा, r की वैल्यू हो गई 1 यानी कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव. अरे भैया r की वैल्यू 1 रखोगे तो ये हो जाएगा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव mx ऑफ t, और ये आपको इवैल्यूएट करना है t = 0 पर. तो देखिए μ1 डैश आपके पास है, ये रहा mx ऑफ t, इसका डेरिवेटिव आपको लेना है विथ रिस्पेक्ट टू t. एक बार के लिए लिख देता हूं मैं यहां पर 1 + 2 e रेज़ टू टी प्लस e रेज़ टू ट्वाइस टी अपॉन 4. इसको डिफरेंशिएट कीजिए और जो रिजल्ट आएगा उसमें t का वैल्यू 0 रखिए. देखते हैं. सो μ1 डैश 1/4 मैं बाहर लिख लेता हूं, 1 का डेरिवेटिव 0, 2 कांस्टेंट e रेज़ टू टी एज इट इज 2 टाइम्स e रेज़ टू टी, और इस रिजल्ट में t की जगह पर 0 रखिए, t की वैल्यू 0. तो μ1 डैश भैया ये आ जाएगा 2 e रेज़ टू 0 फिर 2 e रेज़ टू 0 अपॉन 4 फॉर t = 0. तो आप ये पाएंगे कि μ1 डैश आया है 2 + 2 = 4, 4/4 = 1. इसी तरीके से आप μ2 डैश, μ3 डैश, μ4 डैश कैलकुलेट कर सकते हैं. थैंक यू. एक मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन दिया हुआ है, वन अपॉन 1 - टी के फॉर्म में ही आता है ये फंक्शन, और यहां से कहा गया है फाइंड द फर्स्ट 4 मोमेंट्स अबाउट ओरिजिन. ये आपको फाइंड करना है μ1 डैश, μ2 डैश, μ3 डैश और μ4 डैश. तो अभी अभी आपने देखा कि μr डैश ये होता है आर्थ डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू t mx ऑफ t, और इस रिजल्ट में आपको रखना होता है t = 0. ठीक है, आसान है. आप क्या कीजिए, μ1 डैश के लिए फॉर्मुलेट कीजिए फर्स्ट डेरिवेटिव. अरे r का वैल्यू 1 है तो d/dt mx ऑफ t, और जो रिजल्ट आएगा उसमें t का वैल्यू 0. चलिए वैल्यू रखते हैं. तो d/dt mx ऑफ t 1/1 - t, और जो रिजल्ट आएगा उसमें t की जगह पर 0. तो सबसे पहले तो डिफरेंशिएशन करना है. 1/x का डेरिवेटिव होता है -1/x², तो इसका हो जाएगा -1/1 - t का स्क्वायर, और 1 - t का फिर से चेन रूल से फिर से. सो 1 - t का डेरिवेटिव फिर से किया तो -1, तो -1 और ये पहले वाला माइनस ये हो गया +1. इस रिजल्ट में आपको रखना है t की जगह पर 0. तो जब आप यहां पर t की जगह 0 रखेंगे तो आपको मिलने वाला है μ1 डैश = 1/1, दैट इज 1. नाउ सेकेंड पार्ट इज μ2 डैश. μ2 डैश सेकंड डेरिवेटिव हो जाएगा यहां पर mx ऑफ t, और यहां पर आपको रखना है t का वैल्यू 0. फर्स्ट डेरिवेटिव ऑलरेडी है हमारे पास,
1 अपॉन 1 माइनस टी का स्क्वायर, सेकंड डेरिवेटिव लेना है तो इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, ये आएगा -2 अपॉन 1 माइनस टी का क्यूब, और 1 माइनस टी का डेरिवेटिव फिर से तो आएगा -1, दिस विल बिकम +1 एंड वी हैव टू सब्स्टिट्यूट t इक्वल टू 0। तो जब यहाँ पर आप t इक्वल टू 0 रखेंगे तो रिजल्ट विल बी 2, सो μ2 डैश इज 2। तीसरा μ3 डैश होगा d क्यूब अपॉन dt क्यूब mx ऑफ t इवेल्युएटेड एट t इक्वल टू 0। सेकेंड डेरिवेटिव है हमारे पास। नेक्स्ट थर्ड डेरिवेटिव कितना होगा, 1 अपॉन एक्स क्यूब -3 अपॉन x रेज टू 4, तो -3 ऊपर आएगा, 2 इंटू -3 हो जाएगा -6, और नीचे आ जाएगा 1 माइनस टी की पावर 4, 1 माइनस टी का फिर से -1 माइनस प्लस, इसमें रखना है t इक्वल टू 0, तो यहाँ आंसर आएगा 6। और लास्ट हम निकालना चाहते हैं μ4 डैश, सो दिस विल बी d4 अपॉन dt4 mx ऑफ t इवेल्युएटेड फॉर t इक्वल टू 0। तो ऑलरेडी थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव है, इसको फिर से डिफरेंशिएट कर दिया, तो ये होने वाला है 24 अपॉन 1 माइनस टी की पावर 5, और यहाँ पर हम रखने वाले हैं t इक्वल टू 0, आंसर विल बी 24। तो इस प्रकार से हमें आंसर्स मिल गए। सो आंसर्स आर μ1 डैश, μ2 डैश, μ3 डैश एंड μ4 डैश। चलिए बताइए आंसर क्या क्या है। μ1 डैश तो था सर 1, μ2 डैश ये आया था 2, μ3 डैश 6 और μ4 डैश 24। ठीक है, ये तरीके से हम आगे बढ़ेंगे, कैलकुलेशंस आपके सामने हैं। थैंक यू। मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन इन द फॉर्म ऑफ सीरीज एक्सपांशन। सीरीज के फॉर्म में मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन कैसा दिखता है देखिए। एक्सपोनेंशियल सीरीज हमने पढ़ा, e रेज़ टू x का मैक्लॉरिन सीरीज एक्सपांशन क्या होगा, 1 प्लस x अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस x स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस x क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस x रेज़ टू 4 अपॉन फैक्टोरियल 4, और ये इनफाइनाइट सीरीज। ठीक, अब देखिए अगर इस x की जगह पर मैं रख देता हूं t इंटू कैपिटल X, तो राइट हैंड साइड में जहां जहां पर आपको x दिखाई दे रहा है उस x की जगह पर आप रखिए t इंटू x, t इंटू कैपिटल X, 1 प्लस tx अपॉन फैक्टोरियल 1, फिर x स्क्वायर यानी कि t स्क्वायर x स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2, फिर t क्यूब x क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3, देन t रेज़ टू 4 x रेज़ टू 4 अपॉन फैक्टोरियल 4। क्या किया हमने सबसे पहले एक्सपोनेंशियल सीरीज एक्सपांड किया यूजिंग दिस फॉर्मूला। इस फॉर्मूले में x की जगह पर हमने रखा tx, तो हमें मिला ये। अब दोनों तरफ एक्सपेक्टेशन कंसीडर कर लीजिए, सो e रेज़ टू tx, एक्सपेक्टेशन ऑफ e रेज़ टू tx क्या मिलेगा, एक्सपेक्टेशन ऑफ 1, देखो x की जो टर्म है उसका एक्सपेक्टेशन होगा और बाकी टर्म बीइंग कांस्टेंट बाहर आ जाएगी। सिमिलरली टी स्क्वायर यहां से बाहर, फैक्टोरियल 2 बाहर, और यहां पर आ गया एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, यहां से टी क्यूब फैक्टोरियल 3 ये बाहर, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स क्यूब, टी रेज़ टू 4 फैक्टोरियल 4 बाहर, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स रेज़ टू 4। और आपको याद होगा हमने डिस्कशन में पहले कर चुके हैं ये बात कि एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स यानी कि μ1 डैश होता है, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर यानी कि μ2 डैश, एक्सपेक्टेशन एक्स क्यूब μ3 डैश, एक्सपेक्टेशन एक्स रेज़ टू 4 μ4 डैश, रख देते हैं वैल्यूज। सो हमें मिलने वाला है एक्सपेक्टेशन e रेज़ टू tx। अरे भैया ये तो हो गया मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन mx ऑफ t। एक्सपेक्टेशन ऑफ 1 कितना होता है, 1, e ऑफ x हो गया μ1 डैश
स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2, पी ऑफ एक्स स्क्वायर हो गया म्यू 2 डैश, देन टी क्यूब बाय फैक्टोरियल 3, पी ऑफ एक्स क्यूब हो गया म्यू 3 डैश, टी रेज़ टू 4 अपॉन फैक्टोरियल 4, ये हो गया एक्सपेक्टेशन एक्स रेज़ टू 4 म्यू 4 डैश हो गया। तो ये जो अभी हमने निकाला है ये हो गया मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन इन द फॉर्म ऑफ सीरीज एक्सपांशन, सीरीज के फॉर्म में मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन। तो अभी अभी हमने एक एग्जांपल देखा था जिसमें मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन गिवन था 1/1 माइनस टी। तो अगर मैं इस 1 माइनस टी को ऊपर ले जाऊं, न्यूमरेटर में लिफ्ट कर लें, तो ये हो जाएगा mx ऑफ t इक्वल टू 1 माइनस टी टू द पावर -1 हो जाएगा। और आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा 1 माइनस a की पावर -1, ये बाइनोमियल एक्सपांशन से हम एक्सपांड करने वाले हैं, 1 प्लस a स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन, ये एक इनफाइनाइट सीरीज है। तो अगर इस फॉर्मूले की मदद से मैं 1 माइनस टी की पावर -1 को एक्सपांड करूं तो क्या बन रहा है, देखिए एग्जाम्पल है, उस एग्जाम्पल को मैं यहां आगे बढ़ा हूं। mx ऑफ t 1/1 माइनस टी था, 1 माइनस टी को न्यूमरेटर में लाए तो बना -1। इस फॉर्मूले से एक्सपांड कीजिए, a की जगह पर यहां पर t है तो 1 प्लस a यानी कि 1 प्लस t, फिर a स्क्वायर यानी कि t स्क्वायर, t क्यूब, t रेज़ टू 4, और ये एक इनफाइनाइट सीरीज हो गया। अब देखिए ये जो है ये फॉर्मूला जनरल एक्सप्रेशन ऑफ mx ऑफ t है, और ये mx ऑफ t उस एग्जांपल के लिए एक्सपांशन आया। अरे यार ये जो mx ऑफ t है ये इस एग्जांपल के लिए एक्सपांशन है, और ये जनरल फॉर्मूला है mx ऑफ t का, मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन का। तो दोनों को कंपेयर करते हैं। तो देखो बेटा t का कोएफिशिएंट क्या है, यहां पर t का कोएफिशिएंट है μ1 डैश अपॉन फैक्टोरियल 1। तो यहां पर t का कोएफिशिएंट कितना है 1, यहां पर t का कोएफिशिएंट 1, मैं लिख देता हूं ऊपर कोएफिशिएंट ऑफ t, यहां पर है 1, और इस फॉर्मूले में है μ1 डैश अपॉन फैक्टोरियल 1। तो देखो भैया आप जब इसको सॉल्व करोगे तो μ1 डैश का वैल्यू यहां से कितना मिलेगा, आपको मिलेगा μ1 डैश विल बी 1 क्रॉस मल्टीप्लाई। सिमिलरली कोएफिशिएंट ऑफ t स्क्वायर ले लिया, देखो बेटा कोएफिशिएंट ऑफ t स्क्वायर यहां पे देखो, ये μ2 डैश अपॉन फैक्टोरियल 2, तो ये वैल्यू कितना है, ये वैल्यू हमारे पास t स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है 1, सिंपलीफाई किया तो हमें मिलेगा μ2 डैश इक्वल टू फैक्टोरियल 2 होता है 2, 2 into 1 is 2। सिमिलरली आप आगे भी कोएफिशिएंट कंपेयर कर पाएंगे। सो कोएफिशिएंट ऑफ t क्यूब, यहां देखिए μ3 डैश अपॉन फैक्टोरियल 3, और t क्यूब का कोएफिशिएंट हमारे एक्सप्रेशन में है 1, सिंपलीफाई किया तो μ3 डैश आ गया फैक्टोरियल 3 यानी कि 6। और इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं कोएफिशिएंट ऑफ t रेज़ टू 4, देखते जाइए। तो यहां पर t रेज़ टू 4 का कोएफिशिएंट कितना है μ4 डैश अपॉन फैक्टोरियल 4, और यहां से t रेज़ टू 4 का कोएफिशिएंट 1, सो μ4 डैश इज अल्टीमेटली 20। देख लीजिए जरा। तो ये भी एक तरीका है जिसकी मदद से आप मोमेंट्स अबाउट ओरिजिन इवैल्यूएट कर सकते हैं। तो देखिए मोमेंट्स अबाउट ओरिजिन इवैल्यूएट करने के लिए हमारे पास क्या क्या मैथमेटिकल टूल है। नंबर 1, आपको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दिया हो, यानी कि x की वैल्यूज और उसके नीचे p ऑफ x की वैल्यूज गिवन हो, तो वहां से आप μ1 डैश, μ2 डैश, μ3 डैश, μ4 डैश एक्सपेक्टेशन के जो कंसेप्ट है वहां से आप डिराइव कर सकते हैं।
समेशन वाला फॉर्मूला यूज करके। दूसरा तरीका यह है कि डिस्ट्रीब्यूशन अगर आपको दिया ना हो सकता है आपको मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन दिया हो, तो मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन को सक्सेसिवली डिफरेंशिएट करते जाइए विद रिस्पेक्ट टू टी, और टी का वैल्यू 0 रखते जाइए, आपको डिफरेंट ऑर्डर ऑफ मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन मिलता जाएगा अबाउट ओरिजिन। तीसरा केस है, मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन को आप सीरीज के फॉर्म में लिख लीजिए और बाद में इस फॉर्मूले के साथ कंपेयर कीजिए और टी के अलग अलग पावर्स के कोएफिशिएंट कंपेयर कीजिए, तो आपको मिल जाएगा μ1 डैश, μ2 डैश, μ3 डैश एंड μ4 डैश। फिर से बोल रहा हूं, देयर आर 3 ways in which we can calculate moments about origin। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दिया हो तो समेशन वाले एक्सपेक्टेशन के फॉर्मूले यूज करके आप μ1 डैश, μ2 डैश, μ3 डैश, μ4 डैश निकाल लेंगे। अगर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ना दिया हो, मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन mx ऑफ t दिया हो, तो उसको सक्सेसिवली t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे और t का वैल्यू फाइनली 0 रखते जाएंगे। इनकी मदद से भी आप μ1 डैश, μ2 डैश, μ3 डैश और μ4 डैश यानी कि मोमेंट्स अबाउट ओरिजिन इवैल्यूएट कर सकते हैं। तीसरा यह है कि मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन जो आपको गिवन है, जैसे कि यहां दिया था, उसको सीरीज में एक्सपांड कर लीजिए, उस सीरीज को इस सीरीज से कंपेयर कीजिए और t की डिफरेंट पावर्स को कंपेयर करते जाइए, आपको ये सारे मोमेंट्स अबाउट ओरिजिन मिल जाएंगे। थैंक यू। मोमेंट्स अबाउट मीन, हेडिंग आएगा अर्थ मोमेंट अबाउट मीन, मीन यानी कि म्यू। इसका नोटेशन होता है म्यू आर और इसे हम लिखते हैं एक्सपेक्टेशन ऑफ x माइनस म्यू टू द पावर आर। तो यहां पर इस एक्सपेक्टेशन को रियलाइज करने के लिए हम लगाएंगे एक समेशन फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ x, एक ब्लैंक स्पेस, और यहां पर f ऑफ x या p ऑफ x, क्योंकि दोनों ही बराबर होते हैं डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के केस में। इस ब्लैंक स्पेस में क्या होगा, जिसका आप एक्सपेक्टेशन फाइंड कर रहे हैं वो क्वांटिटी यहां पर है। ऐसा तो सपोज कीजिए कि r का वैल्यू 0, r का वैल्यू 1 है या r का वैल्यू 2, 3 या 4 है। तो हम इसे कैसे लिखें? r का वैल्यू 0 मतलब म्यू 0, एक्सपेक्टेशन x माइनस म्यू की पावर 0 यानी कि एक्सपेक्टेशन 1, दिस विल बी 1। यानी कि आपसे अगर गेट में सवाल किया जाए फाइंड द जीरोथ मोमेंट अबाउट मीन, तो जीरोथ मोमेंट अबाउट मीन कैलकुलेट करने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्टली हम बोल सकते हैं ये 1 है। सो दिस कैन बी न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन इन गेट एग्जामिनेशन, 1 मार्क के लिए हो सकता है, इंपॉर्टेंट है। म्यू 1, आर की वैल्यू 1 यानी कि म्यू 1 निकाल रहा हूं, एक्सपेक्टेशन x माइनस म्यू की पावर 1, इस r की वैल्यू 1 रखूंगा तो ये मिलेगा। इसको और आगे बढ़ाता हूं, अलग अलग करो इनको, ग्रुप को तोड़िए, एक्सपेक्टेशन x, म्यू बाहर, एक्सपेक्टेशन ऑफ 1, और जैसा कि आप जानते हैं एक्सपेक्टेशन ऑफ 1 होता है 1, ये हो जाएगा e ऑफ x माइनस म्यू, और e ऑफ x और म्यू ये दोनों सेम होते हैं, इक्वल होते हैं, e ऑफ x और म्यू दोनों इक्वल होते हैं, e ऑफ x को मैंने म्यू से रिप्लेस कर दिया तो ये आ गया 0। तो फर्स्ट मोमेंट अबाउट मीन ये होता है 0, ये भी स्टैंडर्ड रिजल्ट है, ये कभी नहीं बदलेगा। तो फर्स्ट मोमेंट अबाउट मीन वैल्यू इज 0। तो ये भी गेट की परीक्षा में 1 नंबर के लिए सवाल बन सकता है, न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन। अब और एक इंटरेस्टिंग रिजल्ट है, आप मेरी मदद करना है, इसमें r का वैल्यू क्यों कहां पे रखूं सर, यहां पे रख दीजिए, ठीक है भाई। म्यू 2 इक्वल टू एक्सपेक्टेशन x माइनस म्यू का स्क्वायर इक्वल टू
जिन बच्चों ने इस वीडियो को शुरुआत से देख रहे हैं, इस लेक्चर को शुरुआत से ध्यान से देख रहे हैं, कंटिन्यूएशन में देख रहे हैं, वो लोग ही बता पाएंगे कि एक्सपेक्टेशन x माइनस म्यू होल स्क्वायर क्या होता है। ठीक है, ये होता है वेरिएंस ऑफ x। पीछे डिस्कशन हो चुका है, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है वेरिएंस ऑफ x का, यानी कि म्यू2 सेकेंड मोमेंट अबाउट मीन, ये डायरेक्टली होता है वेरिएंस ऑफ x। तो अगर आपको सेकेंड मोमेंट अबाउट मीन दिया है, मतलब मान लीजिए कि आपको वेरिएंस ऑफ x गिवन है, सो r इक्वल टू 3 रखा तो ये हो जाएगा एक्सपेक्टेशन x माइनस म्यू का क्यूब, और सिमिलरली r इक्वल टू 4 रखा तो ये हो जाएगा एक्सपेक्टेशन x माइनस म्यू की पावर। और इन कैलकुलेट करना है तो आप समेशन के फॉर्म में इसको एक्सपांड कर सकते हैं। बता देता हूँ यहाँ पे कैसे होगा। समेशन लिखता हूँ मैं फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ x, यहाँ पे भी लिख लेता हूँ समेशन फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ x। यहाँ पे मैंने लिख लिया f ऑफ x, आप p ऑफ x भी लिख सकते हैं, यहाँ भी लिख लिया f ऑफ x। x माइनस म्यू होल क्यूब, तो यहाँ लिख दीजिए x माइनस म्यू होल क्यूब, और यहाँ पर x माइनस म्यू की पावर 4 है तो यहाँ आप लिख दीजिए x माइनस म्यू की पावर 4। इस तरीके से आप म्यू3 और म्यू4 निकाल सकते हैं। म्यू2 सिमिलरली आप वेरिएंस ऑफ x लिख दीजिए, या इसको भी आप एक्सपेक्टेशन और समेशन के फॉर्म में लिख पाएंगे। म्यू1 फिक्स रिजल्ट है 0, म्यू0 फिक्स रिजल्ट है 1। So this is how we calculate the moments about mean. For this probability distribution, now we want to evaluate first 4 moments about mean. यानी कि हम फाइंड करना चाहते हैं म्यू1, म्यू2, म्यू3 और म्यू4। अब देखिए ऑलरेडी हम कह चुके हैं, जस्ट अभी हमने डिस्कस किया कि म्यू1 हमेशा 0 होता है, यानी कि फर्स्ट मोमेंट अबाउट मीन हमेशा 0 होता है। म्यू2 हमेशा वेरिएंस ऑफ x होता है, यानी कि सेकंड मोमेंट अबाउट मीन वेरिएंस ऑफ x होता है। तो ऑलरेडी हम इस डिस्ट्रीब्यूशन को ही शुरुआत से अभी तक कंसीडर कर रहे हैं, यही एक एग्जांपल हमने देखा है ज्यादा करके हर जगह पर। तो इसका वेरिएंस हम निकाल चुके हैं, तो वो वेरिएंस में यहाँ पर डायरेक्ट कॉपी कर देता हूं। क्या आया था 1/2 एक्सपेक्टेशन x स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन x होल स्क्वायर। इसका एक्सपेक्टेशन x स्क्वायर आया था 3/2 और एक्सपेक्टेशन x आपने निकाला था 1, तो 3/2 माइनस 1 का स्क्वायर, यानी कि 3/2 माइनस 1, 3/2 में से 1 माइनस किया तो आंसर आया 1/2। तीसरा है म्यू3, ये हम फाइंड करते हैं, थोड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ध्यान दीजिए। थर्ड क्वांटिटी जो है म्यू3, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। दिस इज एक्सपेक्टेशन ऑफ x माइनस म्यू का क्यूब। और आप जानते हैं कि इस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए म्यू कितना आया था 1, एक्सपेक्टेशन ऑफ x, इसका एक्सपेक्टेशन ऑफ x ही म्यू होगा, म्यू दैट इज 1। तो ये हो जाएगा एक्सपेक्टेशन ऑफ x माइनस 1 का क्यूब, ये हमें इवैल्यूएट करना है। सो म्यू3, भैया x की वैल्यू 0 रखा, x माइनस 0 माइनस 1 का क्यूब इनटू करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी। जब आप 0 रखते हैं तो 0 के करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी है 1/4, फिर 1 माइनस 1 का क्यूब करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी 1/2, 2 माइनस 1 का क्यूब करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी 1/4। क्या किया, इसका एक्सपेक्टेशन निकाला। अब इसका एक्सपेक्टेशन कैसे निकाला होगा हमने यहाँ पर समेशन यूज किया, समेशन फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ x माइनस 1 का होल क्यूब इनटू f ऑफ x या p ऑफ x, आपका चॉइस। ठीक है, तो देखते जाइए। -1 का क्यूब माइनस ऊपर आया, -1 नीचे 4, ये बीच वाली क्वांटिटी 1 माइनस 1 0 हो गई, 2 माइनस 1 हो गया 1, तो ये हो गया 1/4। सो म्यू3 मिला आपको 0। भैया याद रखो, मैं थोड़ी देर बाद पूछूंगा आपसे कितना आया था और इसको कहीं भी यूज करने वाला हूं आगे, ठीक है, याद रखना। सो थर्ड मोमेंट अबाउट मीन 0 आया। इसके कुछ इंपोर्टेंट इन्फ्रेंस है, बाद में चर्चा करेंगे। नाउ द फोर्थ केस इज म्यू4, एक्सपेक्टेशन x माइनस म्यू की पावर 4। तो ये हो जाएगा एक्सपेक्टेशन x माइनस 1 की पावर 4। समेशन वाला फॉर्मूला लगेगा, यहाँ पर आएगा x माइनस 1 की पावर 4 और यहाँ आ जाएगा p ऑफ x। रख दीजिए वैल्यूज। x की वैल्यू रखना है 0 1 2, 0 रखना,
p ऑफ x 1/4, फिर रखा आपने 1, फिर हमने रखा 2, ये बन गया -1/4 यानी कि 1/4, ये टर्म हो गई 0 और ये फिर से हो गया 1/4, सो 1/4 प्लस 1/4 इज 1/2, सो म्यू 4। तो इस प्रकार से हमारे 4 आंसर आ गए। μ1 0 है, μ2 1/2 है, μ3 0 है और μ4 है 1/2। So this is how we evaluated the first 4 moments about mean. Thank you. देखिए एक छोटा सा कंसेप्ट और एक्सप्लेन करना है आपको। अभी तक मैं डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन आपको पढ़ा रहा था, लेकिन अभी जो मैं कंसेप्ट आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं उसको एक्सप्लेन करने के लिए आवश्यकता होगी एक कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन की मदद लेनी। तो फॉर टाइम बीइंग में उसकी आवश्यकता है, इसलिए मैं उसको यूज कर रहा हूं, लेकिन इसके बाद में कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन को हम डिटेल में डील करेंगे। ठीक है, तो देखिए ये रैंडम वेरिएबल और ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। मैं यहां पर मदद ले रहा हूं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व की। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व ऐसा बेल शेप होता है, ये हमने बना दिया। जांच देखिए, ये इसका मीन वैल्यू। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व अपने मीन के अबाउट सिमेट्रिकल होता है। ठीक है, या यूं कहें कि जो भी प्रोबेबिलिटी कर्व्स अपने मीन के अबाउट सिमेट्रिकल होते हैं उनको कहते हैं सिमेट्रिकल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ सिमेट्रिकल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अब क्योंकि ये एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, तो जैसा डिस्क्रीट के केस में प्रॉपर्टी थी कि सारी पॉसिबल प्रोबेबिलिटीज का सम 1 होता है, उसी को मैं कंटिन्यूअस के फॉर्म में देखूं तो ये डिस्ट्रीब्यूशन जो है यानी कि स्मॉल f ऑफ x प्रोबेबिलिटी फंक्शन जो है, इस फंक्शन का एरिया अंडर द कर्व ये होता है 1, यानी कि इस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व के नीचे आने वाला टोटल एरिया कितना है 1। ठीक है, अगर ये 1 से बढ़ जाएगा तो फिर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को रिप्रेजेंट नहीं करेगा, अगर ये 1 से कम हो जाए तो भी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। ठीक है, तो अब सोचिए कि अगर हम ये जो पीक वैल्यू है ना, हाइट सबसे बड़ी वैल्यू, एम्पलीट्यूड पीक वैल्यू, इसको हम अगर ऐसा इंक्रीज कर दें, ऊपर उठा दें, इसको हम ऊपर ही उठा दें ऐसा, तो इसको आप इंक्रीज करोगे तो एरिया तो 1 मेंटेन करना है। तो एरिया 1 मेंटेन करने के लिए अगर आप पीक को बढ़ाएंगे तो जो ये टेल्स है ना, 2 टेल्स, ये 2 टेल्स नजदीक आएंगे। ठीक है, अगर आप पीक को इंक्रीज करेंगे तो एरिया को कांस्टेंट 1 मेंटेन करने के लिए टेल्स मीन के नजदीक आएंगे। तो वो चित्र कैसा दिखेगा देखिए, इसके कंपैरिजन में बना रहा हूं। यहां पर हमने पीक को इंक्रीज किया, पीक को इंक्रीज किया तो टेल्स नजदीक आएंगे, तो डायग्राम ऐसा दिखेगा। ठीक है, अब ऐसा भी हो सकता है कि पीक को इंक्रीज ना करते हुए पीक को सप्रेस करें, ऐसा नीचे की ओर दबाएं, पीक को दबाएंगे, पीक को सप्रेस करेंगे तो एरिया 1 मेंटेन करने के लिए जो टेल्स है ये ऊपर उठेंगे। मैं दोबारा रिपीट करता हूं, ये आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है, सबसे पहला केस। अगर आप पीक वैल्यू को इंक्रीज करें, सो टू मेंटेन एरिया इक्वल टू 1, टेल्स विल कम क्लोजर टू द मीन वैल्यू, जैसा यहां पर हो रहा है। पीक इंक्रीज किया तो टेल्स नजदीक आ गए। अगर इस पीक वैल्यू को आप सप्रेस करें तो एरिया को कांस्टेंट 1 मेंटेन करने के लिए टेल्स ऊपर उठेंगी। चित्र कैसा दिखेगा, डिस्ट्रीब्यूशन कैसा दिखेगा,
कंपैरेटिवली आपको देखिए पीक नीचे आ गया लेकिन टेल्स ऊपर उठ गई, ऐसा चित्र आपको मिलेगा। तो यहां पर जो पीक है ये मॉडरेट है, यहां पर पीक शार्प पीक है और यहां पर ऑलमोस्ट फ्लैट पीक है। तो जहां पर मॉडरेट पीक है इसको हम कहते हैं मीजोकर्टिक, जहां पर शार्प पीक है इसे हम कहते हैं लेप्टोकर्टिक। और जहां पर ऑलमोस्ट फ्लैट पीक है इसे हम कहते हैं प्लेटिकर्टिक। हम इसके और अंदर जा सकते हैं पर ऐसा ना हो कि हम गेट के स्कोप से बाहर चले जाएं, तो मैं ये डिस्कशन को यहां पर रोक देता हूं और इसके दूसरे एस्पेक्ट जो आपके लिए रिलेवेंट है उस पर बात करता हूं। ये समझ गए आप? ये तीनों ही डिस्ट्रीब्यूशन, कोई सा भी नाम हो, ये तीनों ही डिस्ट्रीब्यूशन अपने मीन के दोनों तरफ सिमेट्रिकल हैं। देखिए पीक ऊपर नीचे हो रहा है लेकिन मीन के अबाउट सिमेट्रिकल है, करेक्ट। अब देखिए मेरा प्रश्न है आपसे, मीन वैल्यू म्यू, ये मेरी बॉडी जो है इसको आप मीन समझ लीजिए, ठीक है, और ये मेरे दोनों हाथ, इनको आप टेल्स मान लीजिए। तो मीन वैल्यू से यानी कि ये सेंट्रल लाइन से टेल्स कितना दूर दूर तक जा रही हैं, ये दर्शाता है कि आपके प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में कितना स्कैटरिंग हो रहा है, ठीक है। तो अगर मैं कहता हूं टेल्स नजदीक है, टेल्स अगर नजदीक है तो स्कैटरिंग इज लो। अगर मैं कहता हूं टेल्स दूर जा रही हैं तो स्कैटरिंग ज्यादा है। एग्रीड? सर स्कैटरिंग को ही हम कहते हैं डिस्पर्शन, और स्कैटरिंग या डिस्पर्शन किसी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का आप जो मेजर करना चाहते हैं उसको मेजर करने का तरीका होता है वेरिएंस या फिर स्टैंडर्ड डेविएशन, जिसको क्वांटिटेटिवली आप अभी तक अचीव कर रहे थे। अब उसका क्वालिटी एनालिसिस आपके सामने, ठीक है। तो देखिए अगर मैं ऐसा करूं, यहां पर सिग्मा की कुछ वैल्यू होगी, अरे भाई डिस्पर्शन मेजर करना है तो सिग्मा में नहीं तो वेरिएंस में, ऐसा। अगर मैं टेल्स को ऊपर उठा दूं तो सिग्मा इंक्रीज हो गया, टेल्स को नजदीक ले आए तो सिग्मा रिड्यूस हो जाएगा। एग्रीड? तो टेल्स मीन वैल्यू से कितनी दूर है उतना ज्यादा सिग्मा होगा, ठीक है। और टेल्स जब दूर जाती है तो पीक नीचे आता है। देखो टेल्स जब दूर जाती है तो पीक नीचे आता है और टेल्स जब नजदीक आती है तो पीक ऊपर जाता है। तो क्या मैं कह सकता हूं कि peak value of a probability distribution is inversely related to variance, or I can say that peak is inversely related to sigma। यहां पर मैंने सिग्मा के पावर पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, मैं सिर्फ रिलेशनशिप देख रहा हूं। तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर पीक इंक्रीज करोगे तो सिग्मा कम हो जाएगा, स्कैटरिंग कम हो जाएगी, और पीक अगर रिड्यूस करोगे तो सिग्मा बढ़ जाएगा। देखो यहां पर पीक रिड्यूस किया, सिग्मा इंक्रीज हो गया, यहां पर पीक इंक्रीज किया तो सिग्मा यानी कि टेल्स नजदीक आई, स्कैटरिंग कम हुआ, सिग्मा कम हो जाएगा। यहां पर क्या हुआ, पीक को घटाया था, पीक को घटाने से टेल्स दूर दूर गई जिसकी वजह से आपका स्कैटरिंग बढ़ गया, सिग्मा इंक्रीज हो गया, ठीक है। तो ये तीनों के तीनों अपने मीन के अबाउट सिमेट्रिकल है, इसलिए इनको कहा आपने सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक। अब हम देखेंगे असिमेट्रिकल या नॉन सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। देखिए असिमेट्रिकल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, हाँ देखिए ये है रैंडम वेरिएबल एक्स और ये एफ ऑफ एक्स, और ये दूसरा डायग्राम भी यहीं पर बनाने वाला हूं, कंपैरिजन करने वाला हूं एक्चुअली। देखिए अगर ये जो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है इसको मैं लेफ्ट साइड से सप्रेस कर दूं, तो ये लेफ्ट वाली टेल म्यू के नजदीक आ जाएगी, लेफ्ट वाली टेल म्यू के नजदीक आएगी, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा दिखेगा।
और राइट वाली टेल ऊपर उठेगी। क्यों ऊपर उठेगी? क्योंकि इधर आपने एरिया कम किया है, तो एरिया 1 मेंटेन करने के लिए ये टेल ऊपर उठेगी। तो क्या हुआ यहाँ पर, जो राइट साइड वाला टेल है जिसको हम कहते हैं पॉजिटिव टेल, ये इसका लेंथ बढ़ गया, पॉजिटिव टेल का लेंथ बढ़ गया। तो इस डिस्ट्रीब्यूशन को हम कहते हैं पॉजिटिवली स्क्यूड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। क्या बोला? पॉजिटिवली स्क्यूड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। और अगर हम राइट साइड से सप्रेस करते हैं, राइट साइड से सप्रेस करते हैं, तो राइट वाला टेल नजदीक आ जाता और लेफ्ट वाला टेल ऊपर उठ जाता। ऑब्वियसली लेफ्ट साइड का टेल बड़ा हो गया तो इसको हम कहेंगे, लेफ्ट साइड का टेल नेगेटिव टेल बड़ा हो गया तो इसको हम कहेंगे नेगेटिवली स्क्यूड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो अब हम कह सकते हैं कि ये दोनों जो डायग्राम आपको नजर आ रहे हैं, ये दोनों ही डायग्राम म्यू के अबाउट सिमेट्रिकल नहीं है। तो जब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन म्यू के अबाउट, अपने मीन के अबाउट सिमेट्रिकल नहीं होता, उसे हम कहते हैं असिमेट्रिकल या नॉन सिमेट्रिकल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ असिमेट्रिकल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, पॉजिटिवली स्क्यूड या फिर नेगेटिवली स्क्यूड। तो देखिए, अभी हमने देखा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल भी हो सकता है, असिमेट्रिकल भी हो सकता है। असिमेट्रिकल है तो राइट साइड में झुका हुआ हो सकता है, लेफ्ट साइड में झुका हुआ हो सकता है। किस तरफ झुका हुआ है, किस साइड स्क्यूड है, पॉजिटिव साइड स्क्यूड है या नेगेटिव साइड स्क्यूड है, ये समझने के लिए ग्राफ तो हमने देख लिए, लेकिन किसी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ऐसा कोई मैथमेटिकल तरीका है क्या? डू वी हैव ए मैथमेटिकल मेजर टू इवैल्यूएट वेदर दिस डिस्ट्रीब्यूशन इज सिमेट्रिकल और असिमेट्रिकल, एंड वेदर इफ इट इज असिमेट्रिकल, तो असिमेट्रिकल में कौन सा, राइट साइड या लेफ्ट साइड, पॉजिटिवली या नेगेटिवली स्क्यूड, ये पता करने के लिए मैथमेटिकल तरीका है क्या? तो हाँ, एक कोएफिशिएंट है हमारे पास जिसे हम कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। तो आप लिख सकते हैं हेडिंग कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। इसको हम डिनोट करते हैं अल्फा से। ये होता है μ3 अपॉन सिग्मा क्यू। μ3 आप जानते हैं, थर्ड मोमेंट अबाउट मीन। ये होता है μ3 और सिग्मा आप जानते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स। So coefficient of skewness can be defined as a measure to calculate the skewness of a probability distribution। किसी probability distribution का झुकाव किस तरफ है, सिमेट्रिकल है या असिमेट्रिकल है। असिमेट्रिकल है तो पॉजिटिवली स्क्यूड है या नेगेटिवली स्क्यूड है, ये पता करने के लिए एक मैथमेटिकल मेजर कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, ये उसका मैथमेटिकल फॉर्मेट। ठीक है, तो अभी आपने जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन देखा था, ठीक है, x की वैल्यूज थी 0, 1, 2, करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज थी 1/4, 1/2 एंड 1/4। तो इस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अगर हम चाहें कि भैया इसका कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस कैलकुलेट करते हैं, सो फाइंड अल्फा, कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। सो अल्फा का फॉर्मूला था μ3 अपॉन सिग्मा। तो इसका सिग्मा तो हम जानते हैं, हमने कैलकुलेट किया है, μ3 भी हमने कैलकुलेट किया। आप ध्यान दीजिए, मैंने कहा था, स्ट्रेस किया था कि आप याद रखना, इसको हम आगे यूज करेंगे। तो इसका μ3 आया था 0, तो ऊपर वाला क्वांटिटी 0 हुआ तो अल्फा कितना हो जाएगा, 0। तो याद रखें, अगर μ3 0 है तो अल्फा 0 होने वाला है। अल्फा 0 है, अब इसका ग्राफ देखिए, मेरे ख्याल से प्रीवियस लेक्चर्स में कहीं आपको मिलेगा, इसका ग्राफ मैंने प्लॉट किया, और एक बार बना देता हूं। ये एक्स एक्सिस और ये एफ ऑफ एक्स। तो 0 के करस्पॉन्डिंग 1/4, 1 के करस्पॉन्डिंग 1/2 और 2 के करस्पॉन्डिंग 1/4।
इस डिस्ट्रीब्यूशन का आपने मीन कैलकुलेट किया था? अरे भैया एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स ना तो बोलो ही मत, हमने कई बार किया है। सो इसका मीन हमने निकाला था, ये आया था 1, इसको हम डिनोट करते हैं म्यू से। तो ये जो x की वैल्यू जो 1 है ये इसका मीन है। तो अब आप इस डायग्राम को ध्यान से देखिए, ये 1 के अबाउट जो आजू बाजू के जो एम्पलीट्यूड्स हैं वो सिमेट्रिकल है। तो हम कह सकते हैं कि ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन अपने मीन के अबाउट सिमेट्रिकल है। अगर कोई प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन मीन के अबाउट सिमेट्रिकल होगा तो उसका अल्फा हमेशा 0 होता है, उसका अल्फा हमेशा 0 होता है। तो यहां पे देख लीजिए, यहां पर कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस अल्फा 0 आया। अब मेरी तरफ से 2 पॉइंट और लिख लीजिए। अगर ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन म्यू के राइट साइड में स्क्यूड है, यानी कि पॉजिटिवली स्क्यूड है, तो उसका अल्फा ग्रेटर देन 0 होगा। For positively skewed probability distribution, alpha is greater than 0. And similarly, for negatively skewed probability distribution, alpha will be less than 0. ठीक है? तो यहाँ पर पॉजिटिवली स्क्यूड का मतलब क्या है? भैया म्यू के राइट साइड में ज्यादा सैंपल्स होंगे और म्यू के लेफ्ट साइड में कम सैंपल्स होंगे। तो हम कह देंगे कि राइट साइड में झुका हुआ है। अगर लेफ्ट साइड में ज्यादा सैंपल्स होते, म्यू के लेफ्ट साइड में ज्यादा सैंपल्स होते, तो हम कह देते नेगेटिवली स्क्यूड है। या फिर राइट साइड में सैंपल ज्यादा होते तो हम कहते हैं पॉजिटिवली स्क्यूड है। तो पॉजिटिवली स्क्यूड के लिए अल्फा ग्रेटर देन 0, नेगेटिवली स्क्यूड के लिए अल्फा लेस देन 0, और स्क्यूड नहीं है यानी कि सिमेट्रिकल है मीन के अबाउट, अल्फा का वैल्यू 0। ठीक है। कोएफिशिएंट ऑफ कुर्टोसिस, इसको हम डिनोट करते हैं बीटा से, और ये होता है μ4 अपॉन सिग्मा टू द पावर 4। μ4 होता है एक्सपेक्टेशन x माइनस म्यू टू द पावर 4, और समेशन की मदद से आप इसको इवैल्यूएट कर लेंगे। और सिग्मा होता है स्टैंडर्ड डिवीएशन ऑफ x, जानते हैं आप। तो कोएफिशिएंट ऑफ कुर्टोसिस किस लिए होता है? देखिए, अभी हमने 3 सिमेट्रिकल कर्व्स बनाए थे। एक में पीक बहुत ऊपर था, हाईली पीक्ड था, एक में मॉडरेट पीक था, और एक में फ्लैट पीक था। तो कोई भी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, उसका पीक कितना शार्प है, द शार्पनेस ऑफ द पीक कैन बी आइडेंटिफाइड, कैन बी मैथमेटिकली कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ कुर्टोसिस। ठीक है। तो ये एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन का रिजल्ट ही होगा सिर्फ। तो ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम कैलकुलेट करना चाहते हैं बीटा। तो इसका बीटा बनेगा μ4 अपॉन सिग्मा रेज टू 4। तो μ4 हम इसका निकाल चुके हैं पहले। इसका μ4 आया था 1/2, और सिग्मा हमने निकाला था 1/√2। मैं स्ट्रेट रिजल्ट्स यूज कर रहा हूं यहां पे। सो μ4 इज 1/2 और 1/√2 की पावर 4। तो ये √2 की पावर 4 ऊपर आएगा तो बन जाएगा 4/2। सो बीटा विल बी 2 इन दिस केस। थैंक यू।